हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की इस क्लास में रीट पात्रता परीक्षा 2025 पर्यावरण अध्ययन यूनिट थर्ड अपने परिवेश के व्यवसाय, जिसमें 5 बिंदु आपको दिए हुए हैं। आज की क्लास में पशुपालन और बागवानी को हम देखेंगे और कपड़े सिलना, साथ ही सब्जी वाला और जो कृषि कार्य है, इन टॉपिक को हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास होने वाली है और यहाँ पर हम दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में कौन कौन से पशु आते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुक्कुट। ठीक है, तो दोस्तों पशुपालन में कौन कौन से पशु आ जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुक्कुट, ये आ जाएंगे। ठीक है, पशुपालन कहते हैं किसे हैं। ठीक है, पशुपालन किसे कहते हैं, तो पशुधन के प्रबंधन को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पशुपालन कहा जाता है। यानी कि पशुधन के प्रबंधन को ही पशुपालन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान की जो पहली पशुगणना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान की पहली पशुगणना कब हुई थी। दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक ये जो राजस्थान की पहली पशुगणना है ये हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद में पहली पशुगणना कब हुई थी, 1951 में हुई थी। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, याद रखना, स्वतंत्रता के बाद में पहली पशुगणना कब हुई थी, 1951 में हुई थी। ठीक है, नस्ल के आधार पर पशुगणना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। और ये कौन सी पशुगणना थी 2007 वाली, ये 18वीं पशुगणना थी। यानी कि नस्ल के आधार पर पशुगणना 2007 में हुई थी और ये 18वीं थी। ठीक है, 19वीं पशुगणना कब हुई थी, 2012 में। सीधा सा प्रश्न बन जाता है, 19वीं पशुगणना कब हुई थी, तो 2012 में। 20वीं पशुगणना कब हुई थी, 2019 में। ठीक है, और 18वीं पशुगणना 2007 में, जो कि नस्ल के आधार पर हुई थी। ठीक है, तो 18वीं पशुगणना कब हुई थी, 2007 में। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली डिजिटल पशुगणना कब हुई थी, तो 2019 में पहले डिजिटल यानी कि ऑनलाइन पशुगणना हुई थी, जो कि 20वीं थी। ठीक है, यही थी। ठीक है, 20वीं पशुगणना में पशु कितने थे, 20वीं पशुगणना में पशु की संख्या कितनी थी, 568.0 लाख। ठीक है, यहाँ पर ये 20वीं पशुगणना में ये इतने पशु थे। ठीक है, और 19वीं पशुगणना में 577 यहाँ पर लाख पशु थे। ठीक है, 19वीं पशुगणना में, 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुगणना में कमी हुई है। ठीक है, यानी कि 1.61% यहाँ पर जो 20वीं पशुगणना है इसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है, राजस्व मंडल जो कि पशुगणना का कार्य करता है, तो दोस्तों राजस्व मंडल जो कि कहाँ पर है, इसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है। ठीक है, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, जयपुर में 1957 में हुई थी पशुपालन विभाग की स्थापना। पशुपालन गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, यानी कि पशुपालन गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक गधे जयपुर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में खच्चर सर्वाधिक अलवर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में गाय व घोड़ा ये बीकानेर में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं जैसलमेर। देखिए दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार जो ऊँट है ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, इससे पहले बीकानेर में पाए जाते थे। ठीक है, राजस्थान में भेड़ व बकरी पाए जाते हैं, ये बाड़मेर में पाए जाते हैं, भेड़ और बकरी। ठीक है, बाड़मेर में। और राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु कौन सा है, तो यहाँ पर बकरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। राजस्थान में भेड़ व बकरी पाए जाते हैं तो ये बाड़मेर में पाए जाते हैं। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु कौन सा है, तो ये बकरी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में भैंस सर्वाधिक पाई जाती है, ये जयपुर में पाई जाती है। और सबसे कम कहाँ पर है, जैसलमेर में भैंस देखने को मिलेगी। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में है, तो ये है दोस्तों बाड़मेर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर यानी कि राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु है ये बाड़मेर में है। ठीक है, किस जिले में पाए जाते हैं, तो बाड़मेर में। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु कौन सा है, तो ये बकरी है। ठीक है, दोनों ही उल्टे हैं। ठीक है, बकरी, भेड़ व बकरी पाए जाते हैं तो ये बाड़मेर में। ठीक है, संख्या की दृष्टि से किस पशु की कमी हुई है, तो भेड़। ठीक है, 1.2 लाख की, यानी कि संख्या की दृष्टि से पूछे तो भेड़ की कमी हुई है 1.2 लाख। और प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो किस पशु की कमी हुई है, गधा, 71% की कमी देखने को मिली है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि किस पशु की हुई है, तो ये भैंस की हुई है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि किस पशु की हुई है, भैंस की हुई है। सर्वाधिक कमी प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो गधा 71%, खच्चर 34, ऊँट 34 और भेड़ 12% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, भारत में राजस्थान पशुओं की दृष्टि से स्थान है, भारत में राजस्थान पशुओं की दृष्टि से स्थान कौन सा है, तो ये दूसरा स्थान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान में कितने प्रतिशत पशु पाए जाते हैं, 10.5%। 10.5% यहाँ पर है वो दोस्तों, राजस्थान में पशु पाए जाते हैं। राजस्थान में पशुओं का स्थान कौन सा है, संख्या की दृष्टि से देखें तो दोस्तों राजस्थान में जो पशु है इनका स्थान है, जैसे भैंस का देखें तो दूसरा है, भेड़ का देखें तो चौथा है, गाय का देखें तो यहाँ पर छठा हो जाएगा, और बकरी, ऊँट, गधा का देखें तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रथम। ठीक है, और मुर्गी का देखें तो 8वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई,
दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है दूसरा। दूध उत्पादन करता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये 13वां हो जाएगा, ठीक है। ऊन उत्पादन की दृष्टि से देखें तो प्रथम, यानी कि 35 से 40% है वो यहाँ पर ऊन का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ऊन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान हो जाएगा। ऊँट पहले बीकानेर में पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ये जैसलमेर में देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऊँट के बारे में। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोहड़बेर बीकानेर में स्थित है। ऊँटनी के दूध को पेटेंट किया जा रहा है तो बीकानेर में किया जा रहा है, ठीक है। उर्मुल डेयरी स्थित है, देखिए यहाँ पर उर्मुल डेयरी है, ठीक है। उर्मुल डेयरी स्थित है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक है। और ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। यानी कि सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। दूध का दोहन कितने समय में करना चाहिए? तो 5 से 7 मिनट में दूध का दोहन करना चाहिए। ये प्रश्न एग्जाम में दोस्तों आ चुका है, ठीक है। राजस्थान में भेड़ व बकरी सर्वाधिक पाई जाती है, ये बाड़मेर में पाई जाती है भेड़ व बकरी, ठीक है। राजस्थान में भेड़ व बकरी सबसे कम पाई जाती है तो ये धौलपुर में पाई जाती है, यानी कि भेड़ व बकरी सबसे कम देखे तो धौलपुर में पाई जाती है। और राजस्थान में सबसे कम पशु है वो धौलपुर में देखने को मिलेंगे, और राजस्थान में सर्वाधिक पशु बाड़मेर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पशुपालन व कृषि एक दूसरे के पूरक होते हैं। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पशुपालन किसे कहते हैं, जैसे कि अपना टॉपिक ही पूरा पशुपालन है और इसकी परिभाषा दोस्तों अब दी है। तो दोस्तों पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं, ठीक है। पशुगणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। जो पशुगणना है, ठीक है, ये कार्य कौन करता है? राजस्व मंडल, जो कि अजमेर में स्थित है, ठीक है। मुर्गी सर्वाधिक पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है। जो मुर्गी है ये सर्वाधिक अजमेर में पाई जाती है, और देसी मुर्गी सर्वाधिक है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर पशुधन सर्वाधिक और न्यूनतम, यानी कि गाय बीकानेर में सर्वाधिक है, धौलपुर में सबसे कम है। भेड़ बाड़मेर में सर्वाधिक पाई जाती है, धौलपुर में सबसे कम। बकरी बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर धौलपुर में सबसे कम देखने को मिलेगी। अश्व या घोड़ा की बात करें तो बीकानेर में सर्वाधिक है, डूंगरपुर में सबसे कम। ऊँट जैसलमेर में सर्वाधिक है, प्रतापगढ़ में सबसे कम है। पहले ऊँट बीकानेर में था। गधा जयपुर में, तो टोंक में सबसे कम। कुक्कुट अजमेर में, तो करौली में सबसे कम। भैंस जयपुर में सर्वाधिक देखने को मिलेगी और जैसलमेर में सबसे कम। और सूअर की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक और डूंगरपुर में सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पर डूंगरपुर में दो ही है, यानी कि एक तो है दोस्तों घोड़ा और एक है सूअर। ये दोनों डूंगरपुर में सबसे कम देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। अब बात करें राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में पशु घनत्व 166 पशु है, और राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर का है, तो सबसे न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देख लिया हमने यहाँ पर अपने पशुपालन को। अब दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पर बागवानी को, ठीक है। तो बागवानी छोटा सा टॉपिक है। बागवानी में क्या होता है? सब्जियां, फल, फूल, मसाले, औषधियाँ, पौधे आदि लगाने का कार्य, ठीक है। बागवानी का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? बागवान, ठीक है। यानी कि बागवानी का कार्य करने वाला बागवान कहलाता है। रोजगार का अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है कौन? बागवानी। यानी कि जब सरकारी नौकरी अगर आपकी लग जाती है तो फिर आप घर आते हो तो उसके बाद में ये अतिरिक्त आपको रोजगार दे सकता है स्कूल के अलावा, या फिर आप टीचर हो तो टीचर की नौकरी करने के बाद में जब आप घर आते हो तो ये भी अतिरिक्त आपको रोजगार दे सकता है बागवानी, ठीक है। बागवानी के लिए प्रमुख कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वाटिका निर्माण के लिए क्या क्या यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके लिए समतल भूमि होना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। गड्ढों व क्यारों की गहराई लगभग 2.5 फुट यानी कि 1.5 फुट यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि वाटिका निर्माण के लिए सबसे पहले समतल भूमि होनी चाहिए। गड्ढों व क्यारों की गहराई है लगभग 1.5 फुट होनी चाहिए। संभव ना हो तो फिर गमलों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। खुदाई का कार्य में उपयोगी जो उपकरण है, ठीक है, वो कौन से? फावड़ा, कुदाल, गेंती, तगारी। अगर खुदाई करनी है तो उसके लिए फावड़ा होना चाहिए, कुदाल होनी चाहिए, गेंती होनी चाहिए, तगारी होनी चाहिए, ठीक है। निराई गुड़ाई में देखिए तो खुरपी का उपयोग होता है। दोस्तों याद रखना ये प्रश्न आ सकता है, यानी कि निराई गुड़ाई में कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो खुरपी का, ठीक है। निराई गुड़ाई में खुरपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कलम काटने में बात करें तो सेकेटियर या फिर कटर प्लायर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कलम काटने में किसका उपयोग किया जाता है? सेकेटियर या कटर प्लायर का उपयोग किया जाता है। नाप जोक के लिए, यानी कि नापना है तो उसके लिए फीता होता है, रस्सी होती है, चूने का प्रयोग किया जाता है। फीता, रस्सी, चूने का प्रयोग नाप जोक के लिए किया जाता है, ठीक है। गमले के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो मिट्टी के गमले यानी कि छिद्र युक्त होते हैं, इसमें छेद होता है। दीवारों पर रंध्र होने के कारण पौधों की जड़ों को पर्याप्त हवा मिलेगी, ठीक है। यानी कि गमले का प्रकार है मिट्टी का सबसे अच्छा छिद्र युक्त होता है, दीवारों पर रंध्र होने के कारण पौधों की जड़ों को पर्याप्त हवा मिले, ठीक है। सीमेंट के गमले यानी कि गर्मियों में जड़ें गर्म होकर नष्ट हो जाती है, ये सीमेंट का गमला, ठीक है, और पौधे सूख जाता है। आकर्षण व ये सुंदर डिज़ाइन का होता है सीमेंट का गमला, यानी कि आकर्षण होता है, सुंदर डिज़ाइन का होता है, लेकिन इसमें पौधे हैं वो सूख जाता है, ठीक है। और गर्मियों में जो जड़ें हैं वो गर्म होकर नष्ट हो जाती है, तो ये सीमेंट के गमले की बात है, ठीक है। मिट्टी तैयार यानी कि मिट्टी तैयार करने में
यहाँ पर देखें तो मिट्टी का एक भाग, मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी का एक भाग होना चाहिए, बालू रात का एक भाग होना चाहिए, सड़ी हुई पत्तियों की खाद का एक भाग होना चाहिए और गोबर की खाद का आवश्यक एक भाग होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मिट्टी तैयार करने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर पानी देना, यानी कि पानी देना गमले क्यारी में पौधे लगाने से एक दिन पहले जारों की मदद से पानी देना चाहिए। ठीक है। बीज लगाना, कलम लगाना, पौधारोपण, यानी कि मौसम के अनुसार ये सब करना चाहिए। बीज लगाना, कलम लगाना, पौधारोपण, निराई गुड़ाई करना, यानी कि पौधा लगाने के 15 से 20 दिनों में खुरपी की मदद से पौधे के आसपास की मिट्टी को खोदना, ये क्या है, निराई गुड़ाई होता है। ठीक है। और पौधों की टहनियों को छांटना, ये भी निराई गुड़ाई में आ जाएगा। ठीक है। खरपतवार, यानी कि बीज पौधे क्यारी में लगे अवांछित पौधे हानिकारक होते हैं, इन्हें तत्काल निकाल देना चाहिए, ये होता है खरपतवार। यानी कि आपने कोई बीज रोपा है, पौधे रोपा है, क्यारी है, ठीक है, उसके साथ में जो अवांछित पौधे होते हैं उनको हटाना, यानी कि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है। कीटनाशकों का उपयोग, जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग, जैसे DDT, BSC पाउडर, पेरिस ग्रीन, गेमेक्सिन, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। याद रखने वाली चीज़ें हैं। यानी कि कीटनाशकों का उपयोग है, DDT हो सकता है, BSC पाउडर है, पेरिस ग्रीन है, गेमेक्सिन है। ठीक है। कीटनाशक दवाइयाँ होती है। ठीक है। आगे देखे हैं तो यहाँ पर पौधों की कटाई, यानी कि छटाई करना, जैसे आवश्यक टहनियों को हटाना चाहिए, उसे डिस्टिंग कहते हैं। यानी कि दोस्तों अनावश्यक जो टहनी है उसको हटाना क्या कहलाता है, डिस्टिंग कहलाता है। और फलदार पौधे के मुख्य तने से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कोई पत्ता या शाखा न हो उसे डिशूटिंग कहते हैं। तो दोस्तों दोनों ही अलग चीज़ें। अनावश्यक टहनियों को हटाना क्या कहलाता है, डिस्टिंग। और फलदार पौधे के मुख्य तने से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कोई पत्ता शाखा न हो उसे बोलते हैं डिशूटिंग। ठीक है। तो दोनों ही अलग तरीके से आपको याद रखना है। पौधों को आकृति प्रदान करना टोपोग्राफी कहलाता है। एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। पौधों को आकृति प्रदान करना क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। कलम पौधा लगाते समय आपस में दूरी होनी चाहिए 9 इंच की होनी चाहिए। कलम पौधा लगाते समय आपस में जो दूरी है 9 इंच की होनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने के तत्काल बाद पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी बागवानी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने आपको बागवानी के बारे में जितने भी पॉइंट थे सब कुछ बता दिया। और इससे पहले दोस्तों हमने पशुपालन के बारे में बात की थी। ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।